नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दीक्षित आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है और ये वीडियो आज की विज्ञान विषय से संबंधित है। जो भी आपकी SCERT या NCERT की जो भी पुस्तकें आपकी चलती हैं, उन पुस्तकों से रिलेटिव सारे प्रश्न बनाए गए हैं, सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी आपके राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, यूपी टेट हो या आपकी CTET हो या अन्य किसी राज्य की हो या सुपर टेट में जो आपके विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी प्रश्नों की जानकारी सटीक मिल सके और आपके लिए ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण साबित हो सकें। तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न आता है, कार्बन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कार्बन शब्द की व्युत्पत्ति, तो कार्बन शब्द की जो व्युत्पत्ति पूछा गया है, इसमें आपका पहला विकल्प है कोल, कार्बो, कार्ब या फिर उपर्युक्त सभी। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो कोल जो शब्द, कार्बन जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति कार्बो शब्द से मानी जाती है और ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और इस कार्बो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्बो का कोल। कार्बो को हम कहते हैं कोल और ये लैटिन भाषा का शब्द है। आपका अगला प्रश्न आता है, प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या। प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या, पहला ऑप्शन 92, दूसरा विकल्प आपका आता है 94, तीसरा विकल्प 111, चौथा विकल्प 118। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन, इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 94। अच्छा, इस और जो कुल तत्व हैं, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, लेकिन प्रकृति में जो प्राप्त जो तत्व हैं वो आपके 94 हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है, पहले जो प्रश्न बनता था, पहले जो आपका उत्तर था कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, तो पहले जो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 111 है, लेकिन अब वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है और प्रकृति में प्राप्त जो तत्वों की संख्या वो 94 है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118, लेकिन प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या 94। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कार्बन का अपर रूप क्या है। निम्न में से कार्बन का अपर रूप क्या है। हीरा, फ्लोरीन या तो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको सही विकल्प का इसमें भी चयन करना है। कार्बन का अपर रूप क्या है। तो हीरा, ये भी आपका कार्बन का अपर रूप सभी लोग जानते हैं कि हीरा सबसे कठोरतम और चमकीला पदार्थ है। हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है। और फ्लोरीन, ये भी कार्बन का अपर रूप है। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प होगा आपका C। हीरा और फ्लोरीन दोनों ही कार्बन के अपर रूप माने जाते हैं। फ्लोरीन जो है, ये कार्बन के 60 परमाणुओं से मिलकर इसकी संरचना बनती है और एक साइंटिस्ट थे फुलर, उनके नाम पर ही इनकी संरचना का नाम दिया गया फ्लोरीन। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि जो फ्लोरीन की जो खोज हुई है, फ्लोरीन की खोज 1995 में राइस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर R.E. इस्मैली और उनके सहकर्मियों द्वारा की गई। इसकी खोज के लिए उनको 1996 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्लोरीन की खोज के अगर बारे में आपसे पूछा जाए, तो फ्लोरीन की जो खोज की गई थी वो सन 1995 में प्रोफेसर R.E. इस्मैली द्वारा की गई थी, जिसके लिए 1996 में R.E. इस्मैली प्रोफेसर साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका अगला प्रश्न आता है, पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं जब उस तत्व के विभिन्न रूपों के, यानी कि पदार्थ के किस गुण को अपर रूपता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला जो विकल्प है, रासायनिक गुण भिन्न या भौतिक गुण समान हो, रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न हो, रासायनिक एवं भौतिक गुण दोनों ही समान हो या रासायनिक और भौतिक गुण दोनों ही भिन्न हो। तो पदार्थ के किस गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। तो आपका जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है, उसके हम अपर रूपता उसे कहते हैं जिसके विभिन्न रूपों के
रासायनिक गुण तो समान हों लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न हों, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी। जिनके रासायनिक गुण समान हों लेकिन उनके भौतिक गुण में भिन्नता पाई जाती हो, तो ऐसे गुण को उस पदार्थ की अपर रूपता कहते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, परमाणुओं के आधार पर कार्बन अपर रूप को कितने वर्गों में बांटा गया? परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन अपर रूप को कितने वर्गों में बांटा गया? 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के अपर रूप को 2 वर्गों में बांटा गया। एक तो आपका होता है क्रिस्टली, दूसरा होता है अक्रिस्टली। यहाँ पर आपका अगर प्रश्न ये होता कि कार्बन के गुण के आधार पे कितने रूपों में, तो भी 2 रूपों में, तो वो आपका हो जाता है कार्बनिक और अकार्बनिक। तो लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर। परमाणुओं की व्यवस्था से मतलब है कि किस अपर रूप में परमाणु व्यवस्थित क्रम में रहते हैं या अव्यवस्थित क्रम में रहते हैं, तो उस आधार पर, जैसे कि इसमें आगे आपको बताया गया है, इसमें आपको समझ में आएगा कि कार्बन के 2 रूप, एक तो आपका होता है क्रिस्टली और एक आपका होता है अक्रिस्टली। क्रिस्टली में जैसे आपका ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, हीरा है, ये आपके क्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप होते हैं, क्योंकि इनमें जो परमाणु जो व्यवस्थित होते हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय जो होते हैं, अक्रिस्टलीय में जैसे कि आपके ये दर्शाए गए हैं, लकड़ी का कोयला है, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल, काजल, इसमें जो परमाणुओं की व्यवस्था होती है वो एक अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती है। तो जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था अनिश्चित क्रम में हो वो अक्रिस्टलीय, और जिनमें एक निश्चित क्रम में हो वो कहलाते हैं क्रिस्टलीय। तो आपका अगला प्रश्न आता है, कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, उस रूप को क्या कहते हैं? यानी कि किस रूप में कार्बन के परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं? तो ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको इसका आंसर, इसका जो उत्तर था मैंने आपको स्पष्ट किया हुआ था कि क्रिस्टलीय परमाणु वे होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो वो आपका हो जाता है क्रिस्टलीय रूप। जिनमें अनिश्चित क्रम में रहते हैं वो आपका हो जाता है अक्रिस्टलीय रूप। तो इसका जो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का वो होगा आपका क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत आपके आते हैं ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये सारे आपके क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कहाँ से हुई है? ग्राफ, ग्रेप, ग्रेफाइट या ग्रेफो। तो ग्रेफाइट शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ग्रेफो शब्द से मानी जाती है। इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति ग्रेफो से। अब इसके बारे में थोड़ा अगर हम आपसे चर्चा करें तो ग्रेफो जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रेफो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और इस ग्रेफो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना। ग्रेफो शब्द का शाब्दिक अर्थ लिखना होता है। और ये जो आपका जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पर अगर आपसे ये भी प्रश्न किया जाए कि ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो ग्रीक भाषा से मानी जाती है। ग्रीक भाषा के ग्रेफो शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है लिखना। अब ग्रेफाइट के बारे में अगर हम आपसे थोड़ी चर्चा करें तो ग्रेफाइट जो है ये अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेफाइट अधिक मात्रा में चीन है, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, मैक्सिको आदि में पाया जाता है। और भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन जगहों में ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है। और इसके बारे में एक चीज़ और है आपको कि अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर ग्रेफाइट को हीरे में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च ताप व दाब ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु संख्या को पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है। यह कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर और कई औजारों प्रयुक्त हीरो प्रायः ग्रेफाइट से ही बनाए जाते हैं। तो ग्रेफाइट का रूप, ग्रेफाइट की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है अधिक मात्रा में,
ये सारे आपके देशों के नाम लिखे हुए हैं, चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, मैक्सिको। और भारत में ये आपका बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों में ग्रेफाइट की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न आता है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किसने किया? वोलर 1828 ईस्वी में, बकमिस्टर फुलर 1985 ईस्वी में, हम्फ्री डेवी 1830 ईस्वी में, सीबर्ग 1928 ईस्वी में। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प आपका होगा वोलर 1828 ईस्वी में वोलर ने यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया। अब यहाँ से अगर आपका प्रश्न ये भी बनता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। अगर आपसे प्रश्न इस तरीके से भी किया जाए कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, तो प्रयोगशाला में पहला बनने वाला कार्बनिक यौगिक है आपका यूरिया। और यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2, तो ये इसका सूत्र होता है। और इसका सबसे पहले प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया, संश्लेषण किया, वो वोलर ने सन 1828 ईस्वी में। अच्छा, ये जो आपका विकल्प है बकमिस्टर फुलर 1985 ईस्वी में, इन्होंने 1985 ईस्वी में फ्लोरीन की ज्यामितीय संरचना दी थी और इन्होंने अपने ही नाम पर उसका नाम फ्लोरीन रखा था, जो कार्बन का अपरूप माना जाता है। आपका अगला प्रश्न आता है, भारत का पहला तेल कुआं कब और कहाँ खोदा गया? भारत का पहला तेल कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो भारत का पहला जो तेल कुआं है वो आपका असम में 1867 ईस्वी में खोदा गया। असम के मकक नामक एक स्थान है, मकक, वहाँ पर खोदा गया था। उसके बाद, और अगर भारत में प्रथम की बात पूछें कि भारत में पहला तेल कुआं कब और कहाँ खोदा गया, तो असम में। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में पहला तेल कुआं कब और कहाँ खोदा गया, तो पेंसिल्वेनिया 1859, जो कि अमेरिका में है। ये आपका अमेरिका में आता है। और अमेरिका में पेंसिल्वेनिया नामक स्थान पर 1859 ईस्वी में विश्व का पहला तेल कुआं खोदा गया। और भारत का पहला तेल कुआं असम राज्य में 1867 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न आता है, निम्न में से मार्स गैस कहलाती है? निम्न में से मार्स गैस किसे कहते हैं? प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन या मीथेन? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, ये आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझते हैं। तो ये प्रश्न आपका, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा मीथेन। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। मीथेन जो है दलदली जैसी जो जगहें होती हैं उनमें, ऐसी जगहों पर ज़्यादातर यह गैस मिलती है और उत्सर्जित होती है। जैसे कि दलदली भूमि से निकली गैस में उपस्थित होने के कारण इसे मार्स गैस या पंख गैस कहते हैं। कोयले के खदानों से निकलने के कारण इसे डैम्प भी कहते हैं। मीथेन गैस की खोज सबसे पहले नवंबर 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक एलेसांद्रो वोल्टा ने की थी। और इन्होंने इस गैस की जो पहचान की थी वो सबसे पहले मैग्योर झील के दलदल में इस गैस की इन्होंने पहचान की थी। तो मीथेन गैस की अगर खोज के बारे में पूछ रहे कि कब की गई, तो नवंबर 1776 में। कहाँ के वैज्ञानिक? इटली और स्विट्जरलैंड के, और उन वैज्ञानिकों के नाम एलेसांद्रो वोल्टा। और कहाँ? मैग्योर झील के दलदल में इस गैस की सबसे पहले उन्होंने पहचान की थी। तो दलदली गैस, दलदली भूमि पर उपस्थित होने के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस को ही हम मीथेन गैस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस, ब्यूटेन, कोल गैस या जल गैस? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, इसके मिश्रण को जो कहा जाता है वो उसे हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोल के किस प्रकार को भूरे कोयले के नाम से जानते हैं? कोल के किस प्रकार को भूरे कोयले के नाम से जानते हैं? तो कोयलों को भी प्रकार होते हैं, ये आपके बिट्यूमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ये आपके सारे कोयले के प्रकार हैं।
और इनमें किस प्रकार के कोयले को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो भूरे कोयले को किस नाम से जानते हैं, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट को हम भूरे कोयले के नाम से जानते हैं। बिट्यूमिनस जो है इसे डामर कोयला के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि लिग्नाइट जो है आपका, लिग्नाइट में 38% कार्बन होता है, एंथ्रेसाइट में 96% कार्बन होता है, बिट्यूमिनस में 65% कार्बन होता है और बिट्यूमिनस को डामर कोयला के नाम से जाना जाता है। अब अगर यहाँ से आपको प्रश्न ये आए कि सड़कों के निर्माण में कोयले के किस प्रकार को हम प्रयोग में लाते हैं, तो बिट्यूमिनस जो एक प्रकार है कोयले का, उसे हम प्रयोग में लाते हैं और जिसे हम डामर कोयला कहते हैं। तो बिट्यूमिनस जो है आपका कोयला, ये सड़कों के निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। आपका अगला प्रश्न आता है, एसिटिलीन की खोज किसने की। एसिटिलीन की खोज विल्सन, वोलर, फुलर या इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिलीन की खोज जो है, एसिटिलीन की खोज आपकी मानी जाती है विल्सन ने। एसिटिलीन की खोज विल्सन ने की। वोलर के बारे में आपको बता चुके हैं, इन्होंने यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किया था। फुलर ने फ्लोरीन का। आपका अगला प्रश्न आता है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है और पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि ये यहाँ पर दर्शाया गया है। पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान, ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो पेट्रोलियम निकलता भी है चट्टानों के नीचे जो परतें होती हैं वहाँ से। तो इस प्रकार पेट्रोलियम जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। इस प्रकार आपके आज के ये 14 प्रश्न जो NCERT और SCERT की जो बुक्स हैं उनसे संबंधित ये सारे प्रश्न थे आपके। और इसी प्रकार आपको NCERT और SCERT की पुस्तकों से आपको विज्ञान के संबंधित आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ब्रेन कंपटीशन क्लासेस के साथ और इस चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।